शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुबह के 9 बजे है वक्त 9 बड़ी खबरों का। आज आपको बताएंगे यूपी के बुलंदशहर में एक मौत क्यों बनी पुलिस की मुसीबत। तबाही का जायजा लेने आज कहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली को अनलॉक करने पर आज क्या हो सकता है फैसला। लेकिन सबसे पहले खबर रेसलर सुशील कुमार की, जिसके खिलाफ मर्डर केस में मिला है सबसे बड़ा और सबसे नया सबूत। इस वक्त की बड़ी खबर, सागर मर्डर केस में रेसलर सुशील कुमार की मुसीबत बढ़ गई। दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद साथी रोहित करोर को गिरफ्तार कर लिया। ये इस केस में हुई 8वीं गिरफ्तारी है। छत्रसाल स्टेडियम में वारदात के वक्त भी रोहित करोर मौके पर मौजूद था। दिल्ली पुलिस ने रोहित करोर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। इस हत्याकांड से जुड़ा सुशील कुमार का एक नया वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो सागर धनखड़ और उसके साथियों की पिटाई करता हुआ दिख रहा। 20 सेकंड का वीडियो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग का है, जिसमें सुशील कुमार के हाथ में लाठी नजर आ रही। वीडियो में जिस शख्स की सुशील कुमार पिटाई कर रहा उसे सोनू महाल बताया जा रहा। सोनू महाल गैंगस्टर काला जठेड़ी का रिश्तेदार है। 4-5 मई की रात सुशील कुमार और उसके साथियों ने 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की पूरी तरह पिटाई कर दी थी, जिससे सागर धनखड़ की मौत हो गई। ये वीडियो सुशील कुमार के साथी प्रिंस के मोबाइल फोन से रिकवर किया गया। प्रिंस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। ये वीडियो सागर धनखड़ और सोनू महाल को डराने के लिए तैयार किया गया था। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार सोनू, 8 गिरफ्तारियां हो चुकी इस मामले में, क्या कुछ और लोगों की तलाश में अभी भी पुलिस है? देखिए अर्चना, इसमें ये 8वीं गिरफ्तारी बेहद अहम है, क्योंकि जो रोहित करोर नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है, हम आपको इसके बारे में बता दें कि ये जब 14 साल का था तो जूनियर लेवल पर रेसलिंग की प्रैक्टिस करता था, रेसलिंग खेलता था। लेकिन इंजरी की वजह से इसने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, खेलना छोड़ दिया था। लेकिन ये सुशील के साथ जुड़ गया था, उसके काम करता था, उसके पारिवारिक काम करता था, और तो कहीं ना कहीं ये बेहद करीबी इसका जानकार है और ये गिरफ्तारी बड़ी है। इसके खिलाफ भी MBW था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अब तक टोटल रोहित करोर की गिरफ्तारी के बाद 8 गिरफ्तारी सागर हत्याकांड केस में हो चुकी है और 9वीं गिरफ्तारी भी जल्द होगी, जो 9वीं गिरफ्तारी होने की संभावना जता जा रही है। वो सुशील पहलवान का भी करीबी है और उस वक्त वहां मौके पर मौजूद था। तो पुलिस इस मामले में लगातार कई गिरफ्तारियां कर रही है। अभी पुलिस का ये कहना है कि रिमांड को एक्सटेंड कराया जाएगा। कोर्ट से विनती करेंगे कि वो रिमांड और इसकी बढ़ा दे सुशील पहलवान की, ताकि सुशील पहलवान को उन जगहों पर भी ले जाया जा सके जहां पर वो अपनी फरारी के दौरान रहा था। इसके अलावा आप ये देखिए, सुशील पहलवान का माइंडसेट की बात अगर हम करें तो आप ये देखिए कि वो अपना रुतबा फरारी के दौरान भी नहीं कम होने देना चाहता था। जब वो सोनीपत में था तो उसने दिल्ली से बाकायदा दिल्ली फोन करके ये कहा कि उसके लिए मर्सिडीज भेजिए, और दिल्ली से मर्सिडीज उसके पास गई सोनीपत, जिसमें बैठकर वो चंडीगढ़ की तरफ फरार हुआ। चंडीगढ़ मोहाली जब वो घुमा तो फिलहाल अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन तमाम राज्यों में जाएगी, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन और साथ में दिल्ली में उन जगहों पर जाएगी जहां पर सुशील को शेल्टर दिया गया। उन लोगों से पूछताछ करेगी और उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है जिन लोगों ने सुशील को फरारी के दौरान शेल्टर दिया। बता रहे हैं कि जहां वो गया पुलिस अब वहां पे भी जांच करेगी। लेकिन सवाल यह भी है कि किस तरह से सुशील कुमार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुआ था, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, इसमें भी खबरें आई थी कि सुशील पहलवान 5 बार गिरफ्तारी से बचा था। जब वो दिल्ली था तब वो बचा, जब वो चंडीगढ़ था तब बचा, जब वो मोहाली में था तब वो बचा, और जब वो झज्जर के पास उसके होने की खबर मिली थी तब वो बचा था। और महज इन 5 जगहों पे ही कुछ चंद मिनटों का ही अंतर था। दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि वो वेस्ट दिल्ली में अपनी किसी महिला मित्र से मिलने के लिए आने वाला है, तो दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंच के ट्रैप लगाती। इससे पहले ही वो उस महिला मित्र की स्कूटी लेकर वहां से निकल गया था और उस स्कूटी को गिरफ्तारी के दौरान सुशील की रिकवर भी किया गया था मुंडका से, क्योंकि मुंडका में जब वो पैसे लेने जा रहा था तब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था। तो सुशील बेहद चालाक तरीके से क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सवालों के जवाब दे रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर भी ये कंफर्म किया है कि वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की जो है मदद ले रहे हैं, क्योंकि वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है, जैसे बयान बदल रहा है, गुमराह कर रहा है और पुलिस उसके कई बयानों को गलत भी मान रही है। और महत्वपूर्ण बात की 8वीं गिरफ्तारी पुलिस इस मामले में कर चुकी है। कुमार सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।
और अभी यूपी के बुलंदशहर की खबर, जहां एक युवक की मौत पर हंगामा हो गया। हंगामा कर रही भीड़ ने आरोप लगाया कि युवक को पुलिस ने छत से फेंक दिया, लेकिन पुलिस इस आरोप को झूठा बता रही। पुलिस के मुताबिक आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा। बताया जा रहा है कि पुलिस गोकशी केस में उसे गिरफ्तार करने गई। पुलिस से बचने के लिए वो छत से कूद गया। घायल हालत में उसे बुलंदशहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर से अलीगढ़ रेफर किया गया था और फिर अलीगढ़ से दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग एक चौराहे पर शव के साथ जमा हुए और हंगामा करने लगे। बाद में पुलिस के समझाने पर आरोपी का अंतिम संस्कार किया गया। क्या घटना हुई है आपके बेटे के साथ? छत पर से फेंक गया ऊपर से पुलिस वालों ने। हाँ, मुझे मारी है उनके। 3 गाड़ियों ने मारी है, जिप्सी ने मुझे मारी है। दिल्ली ने कौन थे पुलिस वाले? 12 लाख रुपए उड़ गए इनके। क्यों आए थे पुलिस वाले? पूरी 3 जिप्सी थी। मेरे पास मृतक क्या कौन हो आप? मृतक क्या कौन हो आप? हंगामा हुआ तो पुलिस के बड़े अफसर एक्शन में आए और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। इनके द्वारा ये बात कही गई कि पुलिस इनके घर पर दबिश देने गई थी। उस दौरान अखिल को चोटें लगी और जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है और कुछ अन्य कतिपय आरोप भी लगाए गए। हालांकि प्रथम दृष्टया ऐसी कोई बात नहीं थी। वस्तुस्थिति प्राथमिक रूप से ये पाई गई कि पुलिस इनके यहाँ दबिश देने गई थी। पुलिस से बचने के लिए अपने घर से ऊंचाई से कूदे, जिसमें इनको चोटें लगी। किसी को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, इनके परिवारजनों ने बताया कि घर पर नहीं है और पुलिस वापस लौट आई। ये प्राथमिक रूप से ये तथ्य संज्ञान में आए थे। हालांकि जांच अभी इसमें प्रचलित है। फिर भी इनके द्वारा जो शिकायत की गई थी उस पर तत्काल एसएसपी महोदय द्वारा जांच के आदेश किए गए। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, ये बताइए कि पुलिस ने जो जांच के आदेश दिए, जांच कौन करेगा और रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी? और देखिए, एसपी लेवल के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है 1 से 2 दिन में जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जब ये घटना हुई थी, जब पुलिस की टीम पहुंची थी तो आरोपी के घर पे, उस वक्त पुलिस को ये इत्तला की गई, ये जानकारी दी गई कि वो आरोपी घर पे नहीं है और पुलिस वहां से वापस आ गई थी। और बाद में पुलिस की ये जानकारी मिली कि वो छत से टूट गया था, उसको खुद चोट लगी है। और इस पूरे दरमियान जब वो बुलंदशहर के हॉस्पिटल में था, वहां से अलीगढ़ के हॉस्पिटल में पहुंचा, तब तक परिवारजनों के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। और एक बार जब डेड बॉडी पहुंच गई तो इसके बाद शिकायत की गई है, ये पुलिस का कहना है। लेकिन पुलिस अब जांच कर रही है। देखिए, जो घर वाले आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक परिवार वालों को कहना है कि बचाने की हर संभव कोशिश की गई। 12 लाख से अधिक रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। यहाँ तक कि पुलिस वालों के नाम तक ले रहे हैं, घर वाले जिससे बच्चे हैं वो नाम ले रहे हैं और बता रहे कि फलाने पुलिस कर्मियों ने छत से फेंका है और पुलिस कर्मियों ने बंदूक की बट से मारा है। ये तमाम जानकारी घर वाले दे रहे हैं। पुलिस अब इसकी जांच करिए, 2 से 3 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। चलिए, तो आरोप लगा रहे हैं घर वाले और पुलिस का अपना पक्ष है। जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल और ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करेंगे। मोदी आज सबसे पहले सुबह 11 बजे भुवनेश्वर में तूफान से हुई तबाही पर रिव्यू मीटिंग करेंगे और उसके बाद ओडिशा के बालासोर और भद्रक का एरियल सर्वे भी करेंगे। इसके बाद पीएम पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर, साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना का एरियल सर्वे भी करेंगे। ये एरियल सर्वे 12:15 बजे से 2:15 बजे के बीच होगा। तूफान प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करने के बाद मोदी पश्चिम मिदनापुर में सीएम ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करेंगे और तूफान से हुए नुकसान के बारे में जानेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच ये पहली मुलाकात होगी। आपको बता दें, यास साइक्लोन से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में काफी नुकसान हुआ। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 21 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पावर सेक्रेटरी, टेलीकॉम सेक्रेटरी और मेट डिपार्टमेंट के डीजी के साथ बैठक की थी। इस मीटिंग में साइक्लोन से हुए नुकसान का आकलन किया गया। मीटिंग में पीएम को बताया गया कि ओडिशा और बंगाल में एनडीआरएफ की 106 टीम तैनात है, जिन्होंने करीब 1000 लोगों को बचाया और 2500 गिरे पेड़ों को साफ किया गया। मोदी ने सेंट्रल और राज्य की एजेंसियों को निर्देश दिया कि पीड़ित लोगों की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए तेजी से काम करें।
मोदी हवाई सर्वे करेंगे और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ पश्चिम मिदनापुर के कलाईकुंडा में रिव्यू मीटिंग होगी। बैठक में तूफान से हुए नुकसान पर चर्चा होगी। ममता बनर्जी का दावा है कि साइक्लोन से बंगाल के 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए और राज्य को 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आज जब तीसरी बार सीएम बनने के बाद पहली बार ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलेंगी तो बंगाल को आर्थिक मदद देने की मांग भी कर सकती हैं। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, सबसे पहले प्रधानमंत्री रिव्यू मीटिंग करेंगे भुवनेश्वर में, कौन कौन उसमें शामिल होगा प्रधानमंत्री के साथ? इसके अलावा क्या राज्य की तरफ से राहत पैकेज की मांग भी की जाएगी? देखिए अर्चना, 11 बजे ये मीटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भुवनेश्वर जो है वो अभी जो उनकी आइटनरी आई है उसमें 11 बजे वो भुवनेश्वर पहुंचेंगे। उसके अलावा 12:15 से 2:15 के बीच का समय रखा गया है जब वो इन तमाम चक्रवाती तूफान से जो ग्रसित इलाके हैं उनका हवाई जो है वो दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनसे भी मुलाकात करेंगे। रिव्यू मीटिंग में हालात जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ और जिस तरह से आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो है वहां की सरकार ने राहत पैकेज ऐसी आशंका है या इस तरह की संभावना है कि वो राहत पैकेज मांगे। उड़ीसा में भी क्योंकि काफी नुकसान हुआ है, जो एपिसेंटर था लैंडफॉल का, अर्चना 3 घंटे के करीब वो प्रक्रिया यहाँ पर चली और वो जो एपिसेंटर था लैंडफॉल का, यानी जब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी पर तूफान था, वो तमाम जो एरियाज हैं वो उड़ीसा में हैं। उड़ीसा के भद्रक धामरा पोर्ट इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, मैं राजीव हमारे कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो जरा दिखाएं आपको कि क्या मंजर इस वक्त यहाँ पर है। उड़ीसा के भद्रक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अर्चना देखिए, जहां तक नजर आपकी जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। तमाम जो घर हैं वो डूबे हुए हैं, तो काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि ये एपिसेंटर था लैंडफॉल का धामरा पोर्ट जो है भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ये पोर्ट बना हुआ है। इसके आसपास का ये तमाम इलाका है। देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा, घर डूबे हुए हैं। इसके अलावा तमाम तरह की क्षति हमने यहाँ पर देखी, चाहे वो फिर फुट ओवर ब्रिज हो या पोर्ट के कुछ आसपास की जो कंपनीज हैं उनके दफ्तरों को नुकसान हो, तो तमाम तरह का नुकसान जो है यहाँ पर हुआ। उसी का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एरियल सर्वे करेंगे उस दौरान लेंगे। राहत पैकेज की मांग जरूर राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन एक बार जब मीटिंग शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद स्थिति जो है वो और स्पष्ट होगी किस तरह की मांग जो है वो राज्य सरकार द्वारा की गई है। बहरहाल 12:15 से 2:15 का समय रखा गया है अर्चना एरियल सर्वे के लिए। भद्रक और बालासोर, हालांकि 13 डिस्ट्रिक्ट्स थे उड़ीसा के जो इससे बुरी तरह से प्रभावित थे, लेकिन इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में भी भद्रक और बालासोर, क्योंकि इसी के बीच में बालासोर का साउथ और भद्रक का नॉर्थ, इसके बीच में लैंडफॉल का जो एरिया था वो था, तो ज्यादा तबाही जो है वो इन्हीं 2 इलाकों में हुई। तो प्रधानमंत्री जब आएंगे तो इन 2 इलाकों पर जरूर जो है वो फोकस रहेगा कि किस तरह की तबाही, किस तरह की क्षति जो है इन 2 इलाकों में हुई। विजय, जो तस्वीरें आपने दिखाई वो ये बयां करने के लिए साफ है कि इस तूफान ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मेहुल चोकसी के मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया। डोमिनिका की कोर्ट ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण यानी भारत भेजने पर तुरंत रोक लगा दी। डोमिनिका की अदालत ने साफ कर दिया कि अगली सुनवाई तक मेहुल चोकसी को कहीं नहीं भेजा जाएगा। इस मामले में डोमिनिका की कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मेहुल चोकसी के वकील ने दलील दी कि वो एंटीगुआ का नागरिक है, न कि भारत का, इसीलिए उसे भारत नहीं भेजा जा सकता। जब मेहुल चोकसी पकड़ा गया था तब एंटीगुआ के पीएम ने कहा था कि मेहुल चोकसी को भारत भेजा जाएगा, लेकिन डोमिनिका के पीएम ने कहा कि हम उसे वापस एंटीगुआ ही भेजेंगे। और अब डोमिनिका कोर्ट ने भी कहा कि सुनवाई पूरी होने तक मेहुल चोकसी कहीं नहीं जाएगा। मेहुल चोकसी, भारत के नागरिकता एक्ट की धारा 9 के मुताबिक चोकसी ने जैसे ही एंटीगुआ की नागरिकता ली वो भारत का नागरिक नहीं रह गया। ऐसे में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट एक्ट की धारा 17 और 23 के मुताबिक उसे बस एंटीगुआ ही डिपोर्ट किया जा सकता है। एंटीगुआ हाईकोर्ट की ओर से भारत की ओर से किसी भी अपील पर कार्रवाई करने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में मेरे हिसाब से मेरे मुवक्किल को एंटीगुआ ही लाया जा सकता है और उन्हें भारत भेजने का कोई सवाल ही नहीं है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ बनी हुई हैं। विजय, एक और बड़ी खबर है, अब डोमिनिका ने कह दिया है कि वो मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण जो करेगा वो एंटीगुआ को ही करेगा, भारत को नहीं करेगा। तो अब इन सब पेंच में कहीं फिर से उसका प्रत्यर्पण लटक तो नहीं जाएगा?
बिल्कुल, देखिए अर्चना, ये बड़ा ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ मामला हो गया है। पहले मेहुल चौकसी गायब हो जाते हैं एंटीगुआ से, फिर पता चले कि नाव के जरिए वो पहुंच गए हैं डोमिनिका रिपब्लिक, फिर पता चले कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो समुद्र में उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की है। इस तरह की तमाम खबरें आई। उम्मीद ये की जा रही थी कि जल्द भारत जो है प्रत्यर्पण मेहुल चौकसी का हो जाएगा, लेकिन अभी जो है डोमिनिका के जो कोर्ट हैं वहाँ पर 28 मई को सुबह 9 बजे जो है वहाँ सुनवाई होगी भारत के समय अनुसार आज शाम को, तब जाकर के स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि अभी डोमिनिका कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक मेहुल चौकसी को लेकर के कोई भी फैसला जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो अब अगली सुनवाई जो है वो 28 तारीख को सुबह 9 बजे डोमिनिका के कोर्ट में होगी और फिर उसके बाद हमारे सामने एक स्पष्ट पिक्चर होगी। हालांकि अभी यानी भारतीय समय के अनुसार आज शाम जब सुनवाई होगी डोमिनिका की कोर्ट में, उसके बाद तस्वीर काफी कुछ साफ हो पाएगी। विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भोपाल की सड़कों पर एक अनोखी तस्वीर नजर आई। सड़कों पर साइकिल से मंत्री, कलेक्टर और पुलिस के बड़े अधिकारी मार्च करते दिखे। दरअसल इस साइकिल मार्च का मकसद था भोपाल के लोगों को लॉकडाउन खुलने के बाद सावधानी बरतने की सलाह देना। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग साइकिल से घूम घूम कर लोगों को माइक से कोरोना से बचने का मशवरा देते नजर आए। मंत्री विश्वास सारंग के साथ भोपाल के कलेक्टर अविनाश लावण्या समेत पुलिस के भी अधिकारी मौजूद थे। मंत्री विश्वास सारंग ने माइक से लोगों को समझाया कि कैसे लॉकडाउन खुलने के बाद एहतियात बरतना है ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। बिना मास्क के किसी को एंटरटेन नहीं करना। नीचे आ जाओ थोड़ा, है ना, मास्क लगाए उसी को सामान देना, ठीक है। कितने बजे खोलते हो? 6 बजे। कब तक खोलते हो? 9 बजे तक। 9 बजे तक दिन में, अभी सुबह 9 बजे तक। अभी यदि भोपाल में जब मंत्री और कलेक्टर साइकिल से घूम घूम कर लोगों को समझा रहे थे, इस दौरान इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ भी मौजूद थे। अनुराग अमिताभ ने मंत्री विश्वास सारंग से बात की। ऐसे में जबकि लॉकडाउन एक बार फिर अनलॉक होने वाला है, मध्य प्रदेश में सरकार और प्रशासन अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वजह साफ है कि पिछली गलतियां जो लॉकडाउन खुलने के बाद की थी वो अब फिर से जनता न करे, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास कैलाश सारंग समेत मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन के कलेक्टर और एसपी अब सड़कों पर है और समझाइश देते यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जो गलतियां एक बार हो चुकी है दोबारा ना हो, ताकि तीसरी लहर हावी ना हो सड़कों पर। इस तरीके से देख रहे हैं आप तस्वीरों में लोगों को समझाइश देने की प्रक्रिया लगातार चल रही है तमाम मोहल्लों में कि 1 तारीख से जो संभावित लॉकडाउन जब खुलेगा तो किस तरीके से उन्हें सख्ती और आत्मानुशासित रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सरकार और प्रशासन खुद यहाँ पर साथ है, ये तस्वीर देख सकते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पर चिकित्सा जो स्वास्थ्य मंत्री है विश्वास कैलाश सारंग से। मकसद देखिए, अब यदि अनलॉक करना है तो संक्रमण की चेन को तोड़ना है और इसीलिए निकले हैं। जहाँ एक और होम आइसोलेशन में जो हमारे मरीज हैं हम उनसे मिल रहे हैं, जिससे वो सुपर स्प्रेडर ना बने, और जनता के बीच भी निकल के इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब हम भोपाल को अनलॉक करें, मध्य प्रदेश को अनलॉक करें। तो सर किस तरीके से ये लगातार पूरी ये कैंपेन चलेगा? देखिए, हमारे यहाँ रोज ही हम लोग निकल रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर निकल रहे हैं। हमारे साथ कलेक्टर भी हैं, एसपी भी हैं, और लोगों को जहाँ एजुकेट कर रहे हैं और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में हम पूरी तरह से अनलॉक करें भोपाल। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से जो माइक के सहारे लोगों को चेताने की कोशिश की जा रही है कि पिछली बार। ये डेयरी वाले कौन है भैया? कोला नहीं बनाया आपने? कब बनाए थे? 18-20 दिन में आपको रोज गोले बनाने चाहिए ना। कितने लोगों को एक साथ अलाउ करते हो? एक गोले तो नहीं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।